गुड इवनिंग बच्चा लोग। फाइनली आई केम बैक विद योर न्यू वीडियो। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि फर्स्ट जो भी मेरे चैप्टर्स होंगे वो 2 डिविजन्स में होंगे, एंड जो आप लोगों का लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। सो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर कि क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आई जस्ट होप आप लोगों के चैप्टर जो हैं वो क्लियर होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को तो प्लीज़ बेटा मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की पक्का मदद करूँगी। एंड बेटा अगर आप लोगों को लगता है जैसे कि आप लोगों ने अभी तक मैंने 2 चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों ने दोनों चैप्टर्स के वीडियोस को देखा होगा, सुना होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है, नॉट इन द सेंस ऑफ मार्क्स गेनिंग ओनली, बट आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉपर एक नॉलेज भी गेन हो रहा है इन द सेंस ऑफ लिटरेचर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। क्योंकि इससे क्या होता है बेटा कि एक अप्रिसिएशन मिलती है। आप मेहनत करते हो, एंड किसके लिए आप मेहनत कर रहे हो? आप स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहे हो। एंड अगर स्टूडेंट को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अगर मुझे इतना अगर पता चल जाए कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, उन्हें पसंद कर रहे हो, मैं सही पढ़ा रही हूँ, एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो एक अचीवमेंट की बात होगी। एंड वो अचीवमेंट, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कितने आपके सब्सक्राइबर हैं एंड कितने लोग आपके चैनल को लाइक कर रहे हैं, आपके कितने व्यूज़ बढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं अच्छा कर रहे हो। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगता हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं कोई प्रेशर नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आप लोगों का बेटा, पहला क्वेश्चन ये है कि लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन। क्या क्या किया था जब अचानक से मौसम ख़राब हो गया था, तो शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथर ने, जो कुक हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। आई जस्ट होप कि आप लोगों को स्टोरी याद होगी कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। सबसे पहले तो बेटा अगर वेदर ख़राब होता है, लहरें आ रही हैं बहुत ही ज़ोरों से, तो सबसे पहले आप क्या कोशिश करते हो कि जो शिप है उसको कहीं ना कहीं उसके बैलेंस को आप मेंटेन करने की कोशिश करते हो कि वो लहरों के साथ बह ना जाए। तो उसने क्या किया था, स्लो करने के लिए ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड हैवी रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टॉर्म। स्टॉर्म टिप की हेल्प से सबसे पहले तो उसने शिप को बैलेंस करने की कोशिश की, एंड देन दे डबल फास्ट इन एवरीथिंग एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। थोड़ा आप एलेबोरेट कर सकते हो कि किस तरीके से सबसे पहले उसने स्टॉर्म टिप की मदद से शिप को बैलेंस करने की कोशिश की। उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी उसको डबल फास्ट इन लकड़ी के या जिस भी की मदद से उसने सभी चीज़ों को बंद करने की कोशिश की कि बहुत अगर लहरें आएँ तो बहुत सी चीज़ों को स्मैश्ड ना करें। अगर कर भी पाएँ तो बाहर की तरफ जो फ्रेमवर्क है या जो स्टारबोर्ड है उसी को स्मैश्ड करें। अंदर की तरफ पानी आकर, क्योंकि प्रेशर है पानी का, समुद्र में आप समुद्री यात्रा कर रहे हो तो वहाँ की जो लहरें हैं वो बहुत ही प्रेशर के साथ आती हैं, एंड कुछ भी तोड़ सकती हैं, इतनी कुव्वत रखती हैं। तो प्रॉपरली, एंड बाकी जो थे लास्ट में उन्होंने क्या किया कि जितने भी लाइफलाइन वाले, जितने भी, उन्होंने जैकेट पहन लिया, सारे इक्विपमेंट्स इकट्ठा कर लिया, सो दैट कि वो तैयार रहें उस स्टॉर्म के लिए। चांसेस कम है सर्वाइवल के, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि सर्वाइव कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। किस तरीके से जो फ्लड आ रहा था, जितने पानी आ रहा था, उसको किस तरह से वो चेक कर रहे थे, किस तरह से मेंटेन कर रहे थे। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ अ वाटर इन द शिप ही पुट वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गीपिंग डोर्स which diverted the water to the side. When the two hands pump blocked and electric pump short circuited, he found another. अभी आप लोगों को याद होगा किस तरीके से जो होल्स क्रिएट हो गए थे स्मैशिंग की वजह से बाहर में, किस तरह से वो वाटरप्रूफ कपड़ों को लेकर आता है, मोटे कपड़ों को लेकर आता है, नायलॉन के कपड़ों को लेकर आता है, एंड उस होल्स में फिट करने की कोशिश करता है कि पानी का जो अंदर आने वाला जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, एंड साइड से पानी गुजरता है। दूसरी चीज़ उसने ये की कि हैंडपम्प की मदद से वो जितने पानी शिप में आ चुके थे उसको निकालने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रिक पंप था
वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, वो ख़राब हो गया था। एंड जो पंप थे उसमें क्या हो गया था, बहुत सारे कूड़े कचड़े भर गए थे। लेकिन फिर भी उसको याद आता है कि अच्छा यार मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, और फिर उसे कनेक्ट करके वो निकालता है। तो पहली चीज़ वो क्या करता है, उन तमाम होल्स को कवर करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ वो पंप की हेल्प से जो पानी अंदर आ चुका है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। सेकेंड क्वेश्चन बेटा आप लोगों का ये है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। लाइन बाय लाइन मैंने आप लोग को स्टोरी बताई है, एंड आई जस्ट होप कि आप लोग की मेमोरी स्ट्रांग होगी कि 4th and 5th जनवरी को क्या हुआ था। ऑन जनवरी 4th and 5th द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर रिगरस प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूस पंपिंग। इतना होता था 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद लगातार जो क्रू मेंबर्स थे एंड जो उसकी वाइफ थी, किस तरह से वो स्टीयरिंग व्हील के पास थी, एंड किस तरह से जो क्रू मेंबर्स थे वो कंटिन्यू मैडमैन की तरह वो पंप कर रहे थे। दे हैड तरह कि फर्स्ट मील उन्होंने लिया था, 2 दिनों के बाद फाइनली उन्होंने खाना खाया था, और उन्हें ऐसा लगा था कि फाइनली कुछ राहत मिलने वाली है। लेकिन क्या हुआ, 5th जनवरी को उनकी राहत जो थी वो बहुत ही कम टाइम के लिए थी, क्योंकि सिचुएशन जो थी वो एकदम और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। एंड फिर से वो 2 दिन के कड़ी मेहनत के बाद, थोड़ी सी राहत मिलने के बाद, फिर से एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि वो फिर से उतने ही डेस्परेट हो गए जो 2 दिन पहले थे जब उन्होंने स्टॉर्म को आते हुए देखा था, शायद उससे कहीं ज़्यादा। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है बेटा, जस्ट डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 sections ऑफ द टेक्स्ट। गिव अ subtitle to each section. Describe the, just wait a minute, मुझे पढ़ने दीजिए। Describe the shift in the narration of the events as indicated in the 3 sections and the text. Give a subtitle to each section. पहला सेक्शन क्या था? The first section opens on a cheerful note. 3 sections में डिवाइड करते हैं स्टोरी को, किस तरीके से जो वॉयज था वो 3 सेक्शन के 3 फेजेस में हम करते हैं कि पहला जो फेज़ था वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था, दूसरे फेज़ में मिड तक आते आते किस तरह की कंडीशन हो गई थी, एंड थर्ड फेज़ में क्या हुआ था। फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ था बेटा, एकदम बिल्कुल चेयरफुल नोट के साथ शुरू हुआ था। उनकी फैमिली एंड वो लोग एक होता है ना कि ड्रीम देखे थे कि अराउंड द वर्ल्ड वॉयज वाली, किसकी तरह, कैप्टन जेम्स की तरह 200 साल पहले उन्होंने भी वर्ल्ड का चक्कर काटा था, वॉयज किया था। सिमिलरली वही चीज़ कुक को भी करनी थी, उनकी वाइफ को भी करनी थी। तो वो लोग क्या किए, सबसे पहले तो उन्होंने प्रैक्टिस की, 16 ईयर्स तक मशक्क़त की, उन्होंने वेव वॉकर जैसा शिप बनाया, एंड पहला कुछ दिन तो निकल गया, क्रिसमस भी उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया, एंड न्यू ईयर भी कुछ ठीक ठाक अच्छे से सेलिब्रेट किया। सेकेंड फेज जो था, दिस पार्ट ऑफ नरेशन कवर्स द हैजार्ड फेस्ड बाय द वॉयजर्स। एंड ये वाला जो टाइम था ना, सबसे ख़तरनाक वाला टाइम था। किस तरह से सिचुएशन जो थी वो चेयरफुल से कन्वर्ट हो गई थी डिजास्टरस में, किस तरह से ह्यूज वेव आ रहे थे, बोर्ड स्मैशिंग वाली चीज़ थी। 36 आवर्स कंटिन्यू उन लोगों ने मैडमैन की तरह शिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, सो दैट कि दे कैन सर्वाइव, एंड ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी इस बीच में एक चीज़ अच्छी हुई कि जो चिल्ड्रन थे दे रिमेन फियरलेस। वो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने करेज शो किया, एंड जिसकी वजह से जो कुक थे, जो उनके फादर थे, वो भी होप लूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार बच्चे होकर अगर इतनी करेज रख सकते हैं तो फिर वो बड़े होकर क्यों नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड सेक्शन था आप लोगों का वो ये था कि द चिल्ड्रन प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट टू द नरेटर एंड द कंटिन्यूज विद हिज एफर्ट अंडर द कैप्टनसी एंड द नरेटर। लास्ट वाला फेज थोड़ा सा होता ना कि वो वाला हैप्पी एंडिंग वाली जो फेज थी कि किस तरह से कंटिन्यूटी वो बनाए रखे चिल्ड्रन उन कार्ड्स के ज़रिए, बातों के ज़रिए कि यू आर बेस्ट डैडी एंड वी लव यू सो मच, लेट्स होप फॉर द बेस्ट वाली चीज़। एंड फाइनली उन्होंने अचीव किया, वो ऑप्टिमिस्टिक होने की वजह से, वो ऑप्टिमिज्म लूज़ ना होने की वजह से फाइनली उन्हें वो फल मिला। तो जो फर्स्ट सेक्शन था आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, राउंड द वर्ल्ड वॉयज वाला जो बिगिन हुआ। सेकेंड सेक्शन आप ऐसे कर सकते हो, द अटैक ऑफ द बिग वेव। बुलेट पॉइंट में बता रही हूँ बेटा कि फर्स्ट फेज में आप लिख सकते हो राउंड द वर्ल्ड वॉयज बिगिन्स वाला, किस तरह से प्रैक्टिस की, किस तरह से क्या हुआ, किस तरह से बिगिनिंग क्रिसमस अच्छी गई। सेकेंड सेक्शन अटैक और बिग वेव को आप डिफाइन कर सकते हो, एलिबरेट कर सकते हो। एंड द थर्ड सेक्शन अल्टीमेट विक्ट्री, आप विक्ट्री को दिखा सकते हो, किस तरह से उन्होंने आयल एम्स्टरडम जो आइलैंड था उन्होंने ढूंढ निकाला, एंड फिर से उन्होंने फिर रीबिगनिंग की, फिर से रीस्टार्ट किया अपने दूसरे एक वॉयज का। सो ये 3 सेक्शंस में आपकी स्टोरी है, एंड 3 सेक्शन में कुक का ये वॉयज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। बेटा ये क्वेश्चन जो होता है वो अक्सर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस बुक का। नॉर्मली मैं इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की बातें नहीं बोलती हूँ अपनी क्लास में। मैं टीचर हूँ बेटा, आप जैसे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, एंड इट्स बीन 3 years, मैं 3 सालों से पढ़ा रही हूँ। एंड मैं बच्चों को कभी नहीं बोलती हूँ कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड कौन सा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी आंसर्स आप लिखिए, क्योंकि आंसर लिखते वक्त आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होता ना कि उम्मीद करते हैं कि यार इसमें से कौन सा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, बड़ा टफ सा लग रहा है, इसके आंसर तो बड़ा टफ सा लग रहा है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ना बस हम वही करेंगे। प्लीज़ आप वैसा नहीं करिएगा, सभी आंसर्स जो हैं सभी के आंसर्स लिखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के, बट कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं दी जा सकती है। सो इसमें क्या है कि डिफरेंस क्या था, जो एडल्ट्स थे वो किस तरह से रिएक्ट उन्होंने किया जब प्रॉब्लम्स आई उनके लाइफ में, डेंजर आया, एंड चिल्ड्रन ने कैसे किया। अलग अलग परसेप्शन हो सकता है बेटा, ठीक है। मेरा परसेप्शन ये है कि देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन रिएक्टेड। बहुत बड़ा डिफरेंस था। व्हेन फेस्ड डेंजर द एडल्ट्स लूज होप एंड वेट फॉर देयर एंड। एडल्ट्स बहुत जल्दी होप लूज कर देते हैं, अक्सर वो एंड का वेट करने लगते हैं कि नाउ यार दैट्स इट, वी कांट डू एनीथिंग फर्दर, ये वाली चीज़ आ जाती है विद अ हैवी हार्ट कि अब बस हो गया। एट दिस पॉइंट दे आर मोटिवेटेड बाय द चिल्ड्रन। The children offer moral support to the adults. They display maturity and tolerance. इस चैप्टर की अगर बात करें तो चिल्ड्रन ने ही कमाल किया था, मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई थी, टॉलरेंस दिखाया था। Jonathan expresses his fearlessness and courage when he says that they are not afraid of dying if they all can be together. And Sue expresses her love and gratitude for her parent by making a greeting card. She is strong enough to not let her parent know about her serious injuries. आप लोगों को पता है किस तरह से उन्होंने छुपाया रहता है injuries. And she did not want to bother her parents in the times of crisis. Normally बच्चे क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा सब केसेस में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि सभी पेरेंट्स होप लूज कर देते हैं, बट हम एडल्ट्स अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए होते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हमारे अंदर से जाती है वो जाती है होप। एंड दूसरी चीज़ होता ना कि बचपने में सिखाया जाता है बी पॉजिटिव, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म वाली चीज़ होनी चाहिए। तो जब हम बड़े होते हैं ना, जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही इल्यूज़न भरा ये चीज़ होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो बच्चे होते हैं बेटा, उनके अंदर भर भर के होप होता है, भर भर के पॉजिटिविटी होती है, ऑप्टिमिस्टिक वाली जो एटीट्यूड होता है वो होता है उनके अंदर। सो ये दिखा सकते हो आप डिफरेंस, किस तरह से एडल्ट्स फेस करते हैं एंड किस तरह से चिल्ड्रन फेस करते हैं। एंड ट्रस्ट मी बेटा, अगर आप ये कहना चाहोगे कि एडल्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा फेयरलेस होते हैं, चिल्ड्रन बहुत जल्दी होप लूज़ कर देते हैं, सो वो भी आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज दैट विल बी योर परसेप्शन। एंड लिटरेचर में इतनी आज़ादी दी जाती है, इतनी लीनियंसी दी जाती है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सही है, को रियलिटी सेम होनी चाहिए, अगर आपकी सही है तो फिर मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है बेटा, ओके, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। किस तरह से स्टोरी जो है वो सजेस्ट करती है कि ऑप्टिमिस्टिक रहने से, पॉजिटिव रहने से आप बुरी से बुरी सिचुएशन में, एक्सट्रीम सिचुएशन में भी, एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी, सबसे ज़्यादा टफेस्ट, डायरेस्ट मतलब होता है बेटा सबसे ज़्यादा टफेस्ट स्ट्रेस में भी आप उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेते हो, एंड्योर कर लेते हो, अगर आप पॉजिटिव होते हो तो। ऑप्टिमिज्म इज़ अ डिटर्मिनेशन यार टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज। आप डिटरमाइंड रहते हो, अच्छा बी पॉजिटिव ना, हम कर लेंगे, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। एंड अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है ना कि आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे, तो हो जाता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, इट रेजेस वंस स्पिरिट। आप अंदर से एक हिम्मत मिलती है आपको कि हो जाएगा। वन ओवरकम स्ट्रेस डिफरेंटली विद ईज, नहीं कहेंगे कि बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन अगर आप होप एंड पॉजिटिविटी को छोड़ देते हो तो वक्त से पहले हार जाते हो। एंड दिस स्टोरी डिस्प्लेज courage and optimism throughout.
एंड सर्वाइवल हैपन्स ना बिकॉज ऑफ दिस। आप देख सकते हो कि अगर बहुत पहले ही कुक ने ये डिसाइड किया होता है कि दैट्स इट यार, अब तो इतने बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं, अब तो हम हार मान गए हैं, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं, एक जगह बैठ के हाथ पकड़ के बैठते हैं एंड वेट करते हैं अपने एंड का। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कंटिन्यूटी सबकी बनी रही। बच्चों ने भी अपने एस्पेक्ट से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। क्रूमैन ने लगातार मैडमैन की तरह काम किया। मैरी जो थी वो स्टीयरिंग व्हील को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं उन्होंने। कुक ने जो अपनी सोच समझ से, कैलकुलेशन से सारी चीज़ों को समझा, वो स्टॉप नहीं हुए। स्टॉप कब हुए? जब कुक ने अपना 100% दे दिया था। तो जब फाइनली उन्होंने प्रूव कर दिया कि अच्छा ठीक है, अपना 100% दे दिया, अब बाकी जो होगा वो सिर्फ अब भगवान की मर्जी होगी। एंड यहाँ पर बार बार ही जोनाथन ने और सू ने ये दिखाया है कि ऑप्टिमिस्टिक होने से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जोनाथन जब उसने बोला कि वी आर नॉट, आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, अगर हम सब साथ में रहते हैं, फिर से एक जज्बा जाग गया गुक के अंदर कि नहीं यार, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग सर्वाइवल के लिए। सू ने जब बोला कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, किस तरह से उसके अंदर एक होता है कि एक ताकत आ गई, एक स्ट्रेंथ बढ़ गई। किस तरह से उसने मतलब एकदम होता है डिटर्मिनेशन के साथ कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, पोजीशन देखना शुरू कर दिया, नेविगेशन करना शुरू कर दिया। एंड इतनी सारी मशक्क़त के बाद फाइनली वो सर्वाइव कर पाए, फाइनली वो आयल एम्स्टर्डम पहुंच पाए। सो ऑप्टिमिज्म का, करेज का बहुत बड़ा रोल है आई थिंक इस स्टोरी में डिस्प्ले किया गया है। आप स्ट्रेस में, आप अगर ये मानकर चलो कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा या लाइफ में इतना बुरा नहीं होगा, तो नहीं होता है, ट्रस्ट मी, नहीं होता। सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस बुक का, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द सच हजार्डस एक्सपीरियंसेस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। किस तरह का लेसन आप सीखते हो यार इतने डेंजरस एक्सपीरियंसेस को फेस करते हुए? अगर आप डेथ को फेस करते हो तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? सच एक्सपीरियंसेस टीच अस द पोटेंशियल दैट करेज एंड टॉलरेंस जो होल्ड करता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ मस्ट वन रिएक्ट इन द डायरेस्ट ऑफ द सिचुएशंस। जब आप डेथ को फेस करते हो ना, इस स्टोरी में वाकई में अच्छे से बताया गया है कि जब डेथ सामने हो तो किस तरह का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, किस तरह, कितनी इंटेंस लेवल की ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, करेज किस लेवल का होना चाहिए, टॉलरेंस किस लेवल का होना चाहिए। इट टीचेस अस दैट वन मस्ट नेवर लूज होप एंड ट्राई टू फाइंड रीजंस टू स्टे पॉजिटिव इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी यार ये स्टोरी सिखाती है कि कभी भी होप लूज नहीं करना चाहिए एंड रीजंस ढूंढते रहना चाहिए टू स्टे पॉजिटिव जब लाइफ में बुरी सिचुएशन आए। तो इन सच सिचुएशंस वन मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू रिमेन काम एंड कंपोज। ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू लूज़ योर कामनेस, इफ़ यू लूज़ योर कंपोज, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा ना कि अगर आप एंगर को हावी होने दोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप डिसीजंस करेक्ट नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले तो अगर ऐसी सिचुएशंस आए, सबसे पहले आप काम एंड कंपोज रहना सीखो, टू अंडरस्टैंड द ना कि अब क्या आगे करना है। एक और चीज़ सीखी हमने कि द पावर ऑफ यूनिटी, द पावर ऑफ टीम वर्क। इस तरह से सब अपना अपना काम कर रहे थे एंड अपने अपने हिस्से का सभी ने बखूबी काम किया। तो इस टाइम में एक टुगेदरनेस वाली जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत मैटर करती है। मोर ओवर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमन सेंस यार, पुटिंग कंटिन्यूस एफर्ट टू ओवरकम द एक ना प्रॉब्लम्स, कि किस तरह से क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरह से डील करना चाहिए। एक कॉमन सेंस सबके अंदर होना चाहिए, किस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं। ट्राई करना चाहिए, रेस्ट विल डिपेंड ऑन गॉड, बट ट्राई करना चाहिए, जस्ट ट्राई, एटलीस्ट 100% तो ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर बाद में फेल्योर मिलता है तो आपको कभी भी रिग्रेट एंड गिल्ट वाली फीलिंग नहीं होगी, बल्कि आप खुद पे प्राउड फील करोगे कि हम इस सिचुएशन में भी जब डेथ को फेस कर रहे हैं तो हम अपने काम एंड कंपोज होने की वजह से, अपनी ऑप्टिमिस्टिक नेचर की वजह से, अपने करेज की वजह से, अपने ब्रेवरी की वजह से एंड बिकॉज ऑफ माई फैमिली, एक टुगेदरनेस की वजह से जितनी प्रॉब्लम हमें हार्म कर सकती थी फिजिकली एंड मेंटली, उतनी हार्म नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो क्या है, वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस
experiences in spite of the risk involved? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। क्यों, मतलब होता ना कि अक्सर आप देखते होगे ना, आप लोगों की एज के बच्चे ऐसे भूत वाले बंगले में चले जाते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यार चाक चल के देखते हैं, चल चल डरना मना है, ये वाली फीलिंग। ओके, सो क्यों ऐसा लोग करते हैं जब इनको पता होता है कि अगर समुद्री यात्रा कर रहे हैं तो डेफिनेटली यार इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो क्यों ऐसा होता है, इतना एडवेंचरस ये स्पोर्ट्स क्यों अपनाते हैं, किस तरह से, क्यों? द स्पिरिट टू एक्सपीरियंस ना यूनिक एलिमेंट्स इन नेचर, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। आप नॉलेज गेन करते हो, आप खुद को चैलेंज करते हो। I think the people who involve themselves in such activities are very well aware of the risk involved in them. मुझे पता है कि बहुत अच्छे से इन्वॉल्व पता रहता है, but due to their passion and enthusiasm, passion एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, to do something unique and great, they willingly accept such challenges. Also the desire to be in the lap of nature. मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, according to my perception, कि I desire to be in the lap of nature. तो ऐसा रिस्की काम करना, अब ये नहीं है कि पागलपंती वाला काम कर रहे हो जाकर, लेकिन ये सारी चीज़ें करना जहाँ पे आप फील कर सको, आप नेचर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सको, आप ब्यूटी को फील कर सको, एंड आप इतने पैशनेट हो, ये सारी चीज़ें आपको पुश करती हैं ऐसे एडवेंचरस चीज़ करने के लिए। एंड आपको अगर लगता है कि कोई डिफरेंट आंसर होना चाहिए, आप लिख कर मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पढ़ूँगी आपके आंसर्स, एंड क्या पता मुझे भी नॉलेज मिल जाए कि अच्छा एक ऐसा भी डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है, ऐसी सोच हो सकती है, हाँ यार इसकी वजह से भी लोग एडवेंचरस काम करते होंगे। सो आई थिंक कि दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं आप लोगों के, वो एक नॉलेज बेसिस है कि मतलब आपको करना है कि, चलो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। वी हैव कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक गेल एंड स्टॉर्म इन द अकाउंट्स, हियर आर 2 more words फॉर स्टॉर्म, टाइफोन एंड साइक्लोन। हाउ मेनी वर्ड्स डज योर लैंग्वेज हैव फॉर स्टॉर्म? ये बहुत सारे वर्ड्स आए ना तूफान के लिए, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स आते हैं तूफान के लिए, स्टॉर्म एंड व्हाट, साइक्लोन एंड टाइफोन एंड गेल, डेंजरस जो स्टॉर्म होते हैं। आपकी लैंग्वेज में कोई ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट हो? मैं तो तूफ़ान बोल भी थी कि तूफ़ान हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, और आपके लैंग्वेज में अगर कोई वर्ड है, बस यही पूछ रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को क्या बोलते हो, जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हों, वेव्स आती हों, उसको क्या बोलते हैं? दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी सारे कोई क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, एंड ओके, टाटा, बाय बाय।